सौभाग्य है कि आज मैं उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के दूसरे अधिकारी कुमार गोयल जी के बाद श्री अनिल पाठक जी का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं, अधिकतर लोग उनको जानते हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ, छतरपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, और कुछ लोग और नर्मदा हरदापुर बार एसोसिएशन किया कलकत्ता से अजय बोथरा जी जुड़े हुए हैं, ये सब लोग नहीं जानते हैं। तो और चोपड़ा जी भी शायद उनको नहीं जानते होंगे, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं उनका परिचय आप सबके सामने रख रहा हूँ। आदरणीय अनिल पाठक जी 1950 की बैच के अधिकारी हैं। आपने 19 फरवरी 1989 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए। आपने इस पद पर रहते हुए मेरठ, हापुड़, हमारे हर सर जी के विभाग में, गाजियाबाद, वाराणसी, चंदौली जिलों में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में और डिप्टी कमिश्नर के रूप में वाणिज्य कर विभाग में सेवाएं दी है। इसके बाद आप मुजफ्फरपुर नगर में संयुक्त आयुक्त रहे, कानपुर में अपर आयुक्त और अपील रहे, और सहारनपुर में अंकित गर्ग जी के शहर में अपर आयुक्त ग्रेड 1 रहे। इसके बाद आप जून 2022 तक सदस्य रहे ट्राइब्यूनल वाणिज्य कर विभाग के, और इसके बाद आप लड्डू 2021 का जून खवाया नहीं। 2022 को मुजफ्फर से इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। आज हमारे बीच में वो एक विषय लेकर आए हैं जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सबके लिए जरूरी है कि हम उस चीज को समझें और पढ़ें। जो इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है वो विभाग के अधिकारी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना चाहते हैं। तो आज विभाग के अधिकारी ही हमको बताएंगे कि आप हमसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लें। आदरणीय अनिल पाठक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन शुरू करें। सभी विद्वान अधिवक्ताओं को और इस मीटिंग में उपस्थित सभी विधिवेत्ताओं को मेरा नमस्कार। विशेष रूप से हर्ष भाई साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझको कॉल किया, और शैलेश भाई ने इतना सुंदर मेरा परिचय दिया। आज हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं, अक्टूबर 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो फाइनेंस एक्ट 2024 के एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 16 में, और सेक्शन 16(4) के ऊपर लाए सेक्शन 16(5), 16(6). थोड़ा सा हम ब्रीफ इसलिए बता देते हैं कि हम आगे क्या बताना चाहते हैं। तो वो जो एक्ट में हमारे संशोधन कर दिया गया, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया और एक सर्कुलर भी जारी हुआ 237 नंबर। तो चूंकि ये आईटीसी का इशू है, आईटीसी एक ऐसा विषय है पूरे जीएसटी में कि 129 की समस्याओं के बाद सबसे बड़ी जो इसमें क्लिष्टता है वो आईटीसी में है, क्योंकि जितने भी मामले आते हैं उन लोगों के सामने आईटीसी के आते हैं। तो इसलिए आईटीसी को हमने बहुत शुरू में, तो मैं आपको उन चीजों को कहूंगा जो जिसको आप लोग बार बार सुन चुके होंगे, तो प्लीज बोर मत होइएगा। हम अपनी जो हमने पीपीटी बनाई है उसको मैं शेयर करता हूं, तो आप हमारे ख्याल से ये आपको दिखाई पड़ रही होगी, और आप सभी को विजिबल है। जी नहीं सर, अभी आप शेयर करिए सर। शेयर नहीं है अभी। अब हो गई होगी। जी सर। अच्छा, अब देखिए, ये तो खैर हमारा डिटेल है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की जितनी भी बातें हैं सबको कवर करने की कोशिश की, विशेषकर सेक्शन 16 को लेकर। अब पहली चीज तो ये आती है, तमाम सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, लेकिन हालांकि वो जो जजमेंट है वो वैट पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन है आईटीसी पर। तो आईटीसी के बारे में विवाद ये होता है, क्या आईटीसी हमने टैक्स इनवॉइस से खरीद लिया, टैक्स दे दिया, हमारा राइट है? तो उस पर कोर्ट का व्यू
ये आया कि ये राइट नहीं है, कंसेशन है, इनहेरेंट राइट नहीं है डीलर। कनेक्ट कनेक्ट। हाँ आगे चले। ये कोई राइट नहीं है, और इसको विशेष रूप से ये जैम एंड कंपनी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर और अन्य के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये फैसला दिया कि ये एक कंसेशन है जो स्टैट्यूट द्वारा, पॉलिसी मेकर्स द्वारा दिया गया है जस्ट कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। अब ये कंसेशन कैसे कैसे दिया गया है, इस पर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब और इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि आईटीसी का दावा करने का बर्डन, प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है। तो हमारा जो जीएसटी एक्ट है उसका सेक्शन 155 कहता है कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है, दावा करने का बर्डन, प्रूव करने का बर्डन उसी के ऊपर लाई करेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यही बात ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मेसर सैमकॉम गिल कॉफी का ट्रेडिंग कंपनी में भी यही बात कही। ये भी फैसला वैट पीरियड का है, और यहाँ जीएसटी में इसको यूज किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। कई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में इस फैसले को कंसीडर किया गया है। इस फैसले का इसलिए यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ये व्हेन इट इज अवेलेबल, कंसेशन ऑफ आईटीसी इज अवेलेबल ऑन सर्टेन कंडीशंस मेंशन्ड इन द सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या कहता है? सो सेक्शन 16 है। देखिए, हमने कुछ चीजें इसमें हाईलाइट की हैं, ये वर्ड्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक हमने इनपुट टैक्स किया है, और दूसरी बात कही है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। इन दोनों को बहुत ब्रीफ में हम समझा दे रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें, एक्ट क्या कह रहा है। डेफिनेशन इनपुट टैक्स की हमारे सेक्शन 2 में साफ साफ दी हुई है। एनी गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, ये कैपिटल गुड्स जो है वो इनपुट टैक्स में नहीं आएगा। अब देखिए, चूंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन दोनों को थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेटिवली एक नैरोअर टर्म है, एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, समथिंग डन व्हाइल रनिंग अ बिजनेस। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है? ये थोड़ा मच वाइडर टर्म है, टेंजेंशियल टू बिजनेस है, एन एक्टिविटी दैट हैज इफेक्ट ऑफ एडिंग द ग्रोथ ऑफ सम बिजनेस, सेम बिजनेस, सच एज वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या चीजें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आएंगी, क्या चीजें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएंगी? एक बहुत छोटे से एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। कोई होटल ओनर है, अपने पर्सनल आने जाने के लिए उसने कोई व्हीकल लिया है, उसने जीएसटी पे अपने लिया है, लेकिन ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, क्योंकि वो पर्सनल यूज में ले रहा है, नहीं है, इसलिए ये इसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर इसी का यूज वो अपने होटल में पिक एंड ड्रॉप टूरिस्ट पैटर्न्स को कर रहा है तो माना जाएगा। यहां पर एक चीज और भी है कि इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट ए प्री रिक्विजिट और एसेंशियल। अब जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेक्शन 17(5) में इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसको यहां पर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब आगे हम सेक्शन 17 पर एक बात पे आ रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन कहां कहां लगा हुआ है। नो आईटीसी फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ परचेज फॉर पर्सनल यूज। मतलब अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो उसको, या इन कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पार्टली ऐसा है, थोड़ा सा हिस्सा उसका है, तो वो एट्रीब्यूट की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस में, जिस रेशियो मिलेगी, जिस रेशियो में यूज की गई है उस रेशियो में मिलेगी। इसी तरह से नो आईटीसी इफ द गुड्स और सर्विसेज जो हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं
वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तीसरी बात है कि पार्टली एग्जेम्प्ट है और पार्टली जीरो रेटेड है, तो यहां पर फिर रेशियो एट्रीब्यूट करेगा। आगे हम चलते हैं इनपुट टैक्स। ये भी एक शब्द आया था। इनपुट टैक्स को फिर से समझ लिया जाए, बहुत आसान सा है। इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, पहली चीज तो ये इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा। नॉट अप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए नहीं अप्लाई होगा। एंड नॉट अप्लाइज टू फाइनल कंज्यूमर्स। एंड टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सक्लूड्स टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी। ये इनपुट टैक्स को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। कंडीशंस क्या है 16 की। ये सेक्शन 2 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि कब 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 मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ये चीजें होनी जरूरी हैं तभी मिलेगा। पहला इन्होंने क्या कहा, पहला इन्होंने कहा कि ही इज इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट डबल ए में कहा द डिटेल ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मतलब जीएसटीआर 1 में उसने सप्लायर ने उसको अपने फाइल कर दिया हो, प्रॉपरली फाइल कर दिया हो। नेक्स्ट जो क्लेम कर रहा है उसने वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों रिसीव कर रखी है। नेक्स्ट the detail of input tax credit in respect of said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। कोई restriction ना लगाया गया हो उसके ऊपर सेक्शन 38 के हिसाब से तो मिलेगा। अब ये सबसे विवादित चीज है जिस पर कई सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले आए हुए हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट 41 43 भी है। टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज एक्चुअली बीन पेड। अब पे तो हकीकत में जो रिसिपिएंट है वो करता है अपने सप्लायर को, लेकिन सप्लायर ने उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया, आइदर इन कैश or through utilization of input tax credit admissible in respect of said supply। जो क्लेम कर रहा है उसने 39 भर रखा हो और 39 में इस अमाउंट को शो कर रखा हो। यहां से आज का मसला उठता है कि अगर 39 में शो करने से किसी भी वजह से उसका छूट गया तो आगे क्या क्या चीजें होंगी। अब आईटीसी जो अवेल की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये रूल 36 प्रिस्क्राइब कर रहा है उन डॉक्यूमेंट्स को। हमने थोड़ा ब्रीफ में लिख दिया है, लेकिन जब भी आपको यूज करना हो आप एक्ट को जरूर पढ़िएगा। एन इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर। दूसरा एन इनवॉइस इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ब्रैकेट में 3 सबसेक्शन एफ सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। और तीसरा है ए डेबिट नोट, अगर इनवॉइस नहीं है तो डेबिट नोट एज पर सेक्शन 34। चौथा है ए बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट, ये जब एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा होगा। पांचवा है अगर मान लीजिए कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो आईएसडी इनवॉइस या आईएसडी क्रेडिट नोट। और इसके बाद यह है कि द डिटेल ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट्स हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 एज अमेंडेड जीएसटीआर 1A इफ एनी। ये चीजें इसमें दे रखी गई हैं।
रूल 36 में। अब हम आ रहे हैं कि व्हेन आईटीसी कैन बी अवेल्ड। तो देखिए रूल 36 को ही ले रहे हैं, only if all applicable particulars as specified in the provisions of chapter 6 of rule are contained in the said document। चैप्टर 6 रूल्स का चैप्टर 6 पढ़ लीजिए, उसको हमने थोड़ा ब्रीफ में लिख दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट किसी वजह से अगर नहीं है तो इसका एक प्रोवाइजो है, द डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, total value of supply of goods or services or both, GSTN of supplier and recipient, and the place of supply in case of interstate supply, input tax credit may be availed by such registered person। ये सेक्शन 36 रूल्स 36(2) कहता है। आगे कब आईटीसी नहीं अवेल की जा सकती है, नहीं अलाउ की जाएगी और अवेल नहीं, यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए, व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स। अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु खरीदी है जिसपे उसने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम किया टैक्स कंपोनेंट का, तो कैपिटल गुड्स के केस में तो उसको नहीं मिलेगी। इसी तरह से रूल 36(3) कहता है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स दैट हैज बीन पेड इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर। अगर मान लीजिए सेक्शन 74 में, यानी स्केप टर्नओवर, अब तो 74 के साथ साथ ये 74A भी हो जाएगा, लेकिन बात तभी होगी जब 74A में विल बाय एनी फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन होगा, तो ऐसे केस में नहीं मिलेगी। इसके बाद आ रहा है सेक्शन 16(2) का प्रोविजो क्या कहता है। अगर इंस्टॉलमेंट में सामान आ रहा है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट, लॉट के लास्ट इंस्टॉलमेंट पर आईटीसी का क्लेम किया जाएगा, और अगर किसी ने 180 दिन में भुगतान नहीं किया है अपने गुड्स का, तो उसकी आईटीसी रिवर्स की जाएगी। अब देखिए, ये हमारे लिए, हम अधिवक्ताओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल कोर्ट ने, अभी तक तो हमने आपको बताया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आईटीसी क्लेम नहीं, कोई राइट नहीं है, ये कंसेशन है। लेकिन अभी जो हमारे सामने दर्जनों फैसले आए हैं, उसमें से 2-3 फैसले हमने आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं। ये सभी आपके जानकारी में होंगे, ज्यादातर जो हमारे विद्वान अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्तागण हैं, जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, हो सकता है उनकी जानकारी में ना हो। पहला तो है डीवाई बेथल इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो, ठीक है, वो दोनों से वसूल सकता है, चाहे सप्लायर से चाहे रिसिपिएंट से, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस में देखा जाता है कि सप्लायर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन किए बगैर उनको बहुत आसान लगा और उन्होंने रिसिपिएंट की आईटीसी रिवर्स कर दी। तो उनका ये गलत है, आपने कुछ भी नहीं अगर उनके खिलाफ किया है तो ये ठीक नहीं है। ऐसे सारे मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वापस भेज दिए। अब शीघ्र ही आपके सामने हमारी जीएसटी 80 आ जाएगी, तब देखते हैं ऐसे मामलों में क्या होगा, क्योंकि हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग का काम नहीं करता, केवल लॉ पॉइंट का काम करता है। तो नेचुरल जस्टिस को देखते हुए कि अगर 2 लोग जिम्मेदार हैं और दूसरा बंदा भी, सप्लायर भी वेरी वेल रजिस्टर्ड है, नोन टू डिपार्टमेंट है, नोन टू पोर्टल है, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, तो क्या सूरत होती है। ऐसा ही एक दूसरा केस है, एराइज इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स दिल्ली। ये हालांकि ये वैट का है, लेकिन इस फैसले का यूज कई जगह है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया हुआ है। जैसे इसमें सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में भी यही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बिना सप्लायर के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट किए, प्रॉपर जांच किए, आप आगे आईटीसी केवल रिसिपिएंट की रिवर्स करना,
ये न्याय संगत नहीं और केस रिमांड बैक कर दिया। इसमें इन फैसलों को और इसके अलावा दर्जनों फैसले हैं, आप लोगों की जानकारी में भी होंगे। अब एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां से मामला आज का डिस्कशन शुरू होता है, जिसके लिए आज हम यहां बैठे हुए हैं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द 30th day of November फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये ओरिजिनली हमारे एक्ट में ये प्रोविजन हुआ करता था। इससे क्या हुआ कि शुरू के वर्षों में भूल से, चूक से उसने प्रॉपरली, उसके पास इनवॉइस थी, लेकिन वो अपने 3B में उस वर्ष के समाप्त होने के बाद 30 नवंबर तक अपना क्लेम नहीं कर सका। तो ऐसे में यहां से आईटीसी रिवर्स की गई है। बहुत से मामले हैं, उसको उन्होंने सहूलियत देते हुए पहले तो पिछले साल ये ऐड किया था कि केवल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018 ये केवल इतना चेंज किया था। लेकिन अब इस बार जो फाइनेंस एक्ट है उसमें थोड़ा सा आगे उन्होंने और इसमें जोड़ा, उन्होंने सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 जोड़ा है, notwithstanding anything contained in subsection 4। अब देखिए इसका मतलब कि ये सबसेक्शन 4 के ऊपर रखा जाएगा। In respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to, अब ये 4 साल के लिए एक तरह से एमएनएसटी लाए कि अगर किसी से ये भूल चूक हो गई है तो उसको आईटीसी दे दी जाएगी, लेकिन वो भी उन्होंने कहा है कि उसको तब दी जाएगी जब उसने इसका दावा सेक्शन 39 के तहत यानी अपने 3B में नवंबर 2021 तक कर लिया हो। लेकिन ये यहां पर ये तो आ गया कानून का प्रोविजन। ये किया कैसे जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस पर अभी हम आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा सबसेक्शन 6 और ऐड किया। ये कई एक न्याय निर्णयों में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। कोई उसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कायदे से रेंडर नहीं की गई थी। तो ऐसे में उन्होंने उसको आपत्तिजनक पाया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन रिवोक करने के ऑर्डर किए। लेकिन अब रिवोक तो कर देंगे, इस बीच का आईटीसी का क्लेम वो कैसे करेगा? तो इसकी प्रक्रिया के लिए पहले तो विधि की व्यवस्था की गई, इस सबसेक्शन को डाला गया है कि ये कैसे अपना जो जिसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया गया है और बाद में किसी भी कोर्ट के निर्णय से, अपीलेट कोर्ट के, अपीलेट ट्राइब्यूनल के या ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय से ये रिस्टोर होता है, तो क्या होगा? तो फाइल्ड अप टू 30th day of November following the financial year of such debit note or invoice pertain or furnishing the relevant annual return which according earlier। एक बात, और दूसरी बात ये कही, for the period from the date of cancellation of registration or effective date of cancellation of registration as the case may be till the date of revocation of cancellation of registration where such return filed within 30 days from the date of order of revocation or cancellation। 30 दिन के अंदर अगर आपका ऑर्डर है तो इसके अंदर आप कर सकते हैं और इसका आप क्लेम कर सकते हैं। इसको कैसे किया जाएगा, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए ये सर्कुलर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स की तरफ से लाया गया और सर्कुलर थोड़ा लंबा है, कई सारी चीजें आप लोग जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको उसमें रेपिटेटिव मिलेगी। तो एक एक कंडीशन लेते हुए हम लोग आज चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अब इसमें हम क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि अभी कोई भी
रेक्टिफिकेशन कोई डिमांड नहीं रेज की गई है और केवल इंटीमेशन मिला है डीआरसी 01 में, डीआरसी 01A में केवल इंटीमेशन मिला है, तो उस सूरत में पॉलिसी मेकर्स ने संबंधित अथॉरिटी के ऊपर यह दायित्व डाला है कि वो इस परिवर्तन को देखें, इस अमेंडमेंट को, नए अमेंडमेंट को देखें और उसी के लाइट में आपको निर्णय लेना है। ये गवर्नमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर दायित्व इस सर्कुलर के द्वारा डाला गया है। हमारा एक अपना सुझाव है कि अगर ऐसा इंटीमेशन आपको मिला है तो आप एक रिप्लाई सेफ साइड के लिए अपनी तरफ से फाइल कर दीजिए कि साहब अब ये नया अमेंडमेंट आ गया और इसके हिसाब से आप निर्णय ले लें। वैसे ये इनके ऊपर मस्ट लिखा है उसमें, इसलिए अधिकारी को स्वयं करना ही होगा। दूसरा ये तो नो रेक्टिफिकेशन की बात थी। दूसरा ये है कि रेक्टिफिकेशन कब कब होगा। अब रेक्टिफिकेशन तभी होगा जब कोई ऑर्डर हो गया हो, तभी उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो या तो 73, 74, 107, 108 यानी अपीलेट स्टेज पे कोई ऑर्डर हो गया है, कंफर्मिंग डिमांड फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट 16(4) के परिव्यू में देखते हुए उसके प्रकाश में आपके एसएससी के ऊपर ऑर्डर हो गया है तो रेक्टिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए कोई रिप्लाई अभी तक नोटिस की फाइल नहीं की गई है तो क्या करेंगे, या अगर नोटिस की रिप्लाई या अपील फाइल की जा चुकी है तो क्या करेंगे। सर्कुलर में इसको कई लाइनों में बताया गया, इसको हमने बहुत संक्षेप में यहां पर लिखा है। तो केवल अगर मान लीजिए नोटिस की रिप्लाई फाइल नहीं की गई तो आप अपना ये जो अमेंडमेंट है इसको मेंशन करते हुए और नोटिस की रिप्लाई दे दें। और ये ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है सर्कुलर कि उसको इस पे देखते हुए इसके प्रकाश में निर्णय लेना ही लेना होगा। अब अगर मान लीजिए कोई नोटिस दे दी गई है तो एडिशनल तो उस कायदे से तो उनको सुओ मोटो कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई जगह पोर्टल पे दिख रही हो तो उनको एक एडिशनली आप बता दीजिए कि भाई देखो ये अब अमेंडमेंट आ गया है। अगर पोर्टल पे नहीं दिख रही है तो ये भी सर्कुलर ने प्रॉपर अफसर के ऊपर बाइंडिंग लगा रखी है कि तुम्हें इसको कर देना होगा, इसी के लाइट में निर्णय लेना होगा। ये 4 सालों के लिए। अब अगर रेक्टिफिकेशन कराना है तो क्या करना हो, तो डेफिनेटली जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है, असेसिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है या रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है, तो उसके सामने आपको जाना होगा। और वो जाना कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 से डेटेड 8/10/2024 से इसको बताया गया है। और ये कहा गया है इसका लिमिटेशन 6 महीने के अंदर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग दिस नोटिफिकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन टू ऑफिसर हु पास्ड एडवर्स ऑर्डर, अगर असेसिंग अथॉरिटी ने पास किया है तो आपको उनके सामने एप्लीकेशन देनी होगी और पोर्टल पे ये व्यवस्था भी है, सर्विसेज में जाकर के आप आगे उसको फाइल कर दें कि भाई इस हमारी जो डिमांड को अब नए अमेंडेड रूल 16(5) से इसको समाप्त किया जाए। Application only if ITC was denied under section 16(4) and is now available under 16(5) और 16(6). ये जो एप्लीकेशन, ये केवल हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो केवल 16(4) के ऊपर इस नए अमेंडमेंट के आने के बाद है। ऐसा भी हो सकता है कि 16(4) का मामला भी हो और अन्य मामले भी हों जिसके आधार पे 73, 74 दोनों को जोड़ करके किया गया, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब
इसमें बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके सब इस सारी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन देने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ निर्णय लेना है, तो उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आप लोग तो लॉ पढ़े हुए हैं, मैं तो केवल गणित का छात्र हूं। जितना मैं समझता हूं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत सीधा सीधा सा ये कहता है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। प्रॉपर वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी उत्तर के लिए कोई साक्ष्य लाने में 10 दिन का समय लग रहा है और 10 दिन आप मांग रहे हैं, तो असेसिंग अफसर को नेचुरल जस्टिस के लाइट में 10 दिन का समय आपको देना हो चाहिए, और 10 दिन बाद ही उस केस को हियर करने के लिए लगाएं। नेचुरल जस्टिस हो गया। दूसरा, नेचुरल जस्टिस का जो दूसरा क्राइटेरिया है कि एक रीजन्ड ऑर्डर उसको पास करना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस की बात हो गई। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, अब ये अगर संभव हो तो इसको यथासंभव 3 महीने के अंदर, ये उन्होंने प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर दायित्व डाला है, यथासंभव 3 महीने के अंदर अंदर वो उसे कर देना चाहिए। और अगर मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर के लेवल पे है तो रेक्टिफाइड ऑर्डर DRC 08 में, और अगर अपीलेट स्तर पे आपने एप्लीकेशन दे रखी है तो APL 04 में। ये तो खैर हम बता भी चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि अपीलेट स्टेज पे हो गया है, या अगर अभी ट्रिब्यूनल आती है 112 में कोई ऑर्डर होता है तो उस पर ही हो। अब देखिए इसी अमेंडमेंट में भी कहा गया है कि नो रिफंड ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड। अगर मान ली पहले ही टैक्स पे कर दिया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी रिवर्स किया जा चुका है, तो ऐसी सूरत में उसको कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। ये फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन है। aforementioned restriction on refund will not apply। अब देखिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है, मान लीजिए आप अपीलेट स्टेज पे गए हैं और 10% आप जमा करके गए हैं, या मान लीजिए सेकेंड अपीलेट स्टेज पे गए हैं, वहां पर आपने पैसा जमा किया है, तो ये पैसा वापस हो जाएगा। ये इसका एक कॉरिजेंडम है। ये 25/1/2024 सर्कुलर, 25/11/2024 एक लिख दिया मैंने गलती से, 11/2024 में ये एक इसका कॉरिजेंडम। रेक्टिफिकेशन, अच्छा देखिए ये जो रेक्टिफिकेशन है, ये जो अंकित जैन जी अपना माइक बंद कर लीजिए। अंकित जैन जी माइक बंद कर लीजिए। अंकित जैन जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये जो रेक्टिफिकेशन है ये स्पेसिफिक है, ये सेक्शन 161 के अलग है, तो इसको सेक्शन 161 के साथ मत दीजिएगा। इसको इसी प्रकार से देना जो प्रक्रिया बताई गई है। अब जरा सा ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत क्लैरिटी नहीं है, वैसे जो अगर मान लीजिए मुझको लगता है कि अगर जो ये रिफंड जो हमारे रेक्टिफिकेशन है उसमें 16(4) के अलावा अन्य भी कुछ मामले थे जिसके आधार पर 73-74 के अंदर कार्रवाई हुई, तो क्या होगा? तो 16(4) के तहत जो उसके वायलेशन के कारण जो कार्रवाई हो रही थी उसके लिए तो आप यहां एप्लीकेशन दे देंगे। रेस्ट पोर्शन के लिए अपील में आपको जाना पड़ेगा। समस्या तब खड़ी होगी जब आपके सामने लिमिटेशन का पॉइंट आएगा। इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा तो यह होता कि हमारा रेक्टिफिकेशन 16(4) वाला हो जाता, ताकि अगर हमको उतने पैसे का कम डिस्प्यूटेड टैक्स मानते हुए और आगे अपील में प्रोसीड करना होता। लेकिन यह तभी संभव है जबकि जो भी 3 महीने का पीरियड अपील फाइल करने का है या उसके बाद 1 महीना और, वो
हमारे पास हो सुरक्षित, तभी हम ये कर सकते हैं। दूसरा सूरत ये है कि ये भी बात हो सकती है कि हम क्या सीधे अपील में दोनों मामले लेके चले जाएं। इस पर भी इसमें कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन चूंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ ला दिया गया है, इसलिए 16(4) का रेक्टिफिकेशन अपीलेट ऑर्डर से अगर असेसिंग ऑफिसर के लेवल से हो रहा तो उसी लेवल पे हमारे हिसाब से आपको कराना चाहिए। ये सारा कुल मिला के हमने आज आपको बताया है। अब हम आप लोगों से आमंत्रित करेंगे इस इश्यू पे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों, वो कृपया डिस्कस कर लिया जाए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर किसी के भी कोई आईटीसी संबंधित कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, प्लीज आप इन सर से क्वेश्चन पुट अप करना। नहीं। ब्रजेश भाई पाठक जी, ब्रजेश मिश्रा जी, अयोध्या सर, माइक्रोफोन बंद है आपका, आपका माइक्रोफोन बंद है सर। क्या करूं, अनम्यूट? हेलो। जी बोलिए सर। हाँ सर, पूछना ये था सर कि जो ये सर्कुलर से आईटीसी क्लेम करने की डेट आई हुई है, जी इसमें अगर मान लीजिए 17-18 में किसी ने कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया जी और R1 में उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई, लेकिन 3B नील का फाइल कर दिया, जी ना तो कोई आईटीसी क्लेम किया और ना उस पर टैक्स दिया, जी और इसके बाद तुरंत फिर नोटिसें आने लगी और उसने जो है GSTR 9 फाइल किया एनुअल। जी उसमें जो भी आईटीसी क्लेम करनी थी, जो एडमिसिबल है, जो दिख रही है तो ये पे उसने आईटीसी क्लेम किया और जो उसको टैक्स देना था उस पे दिखाया, यानी 9 अपना सही सही फाइल कर दिया हम्म दिसंबर 20 में। हम्म अब सवाल ये उठता है कि सर जो नोटिफिकेशन से ये कवर किया हुआ है, क्या उसको उसकी बात मानी जाएगी? देखिए, जो क्लेम माना जाएगा? नोटिफिकेशन है हम केवल वहीं तक लिमिट रखते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सेशन इंस्टीट्यूट्स में कोई जी वर्ड ना ऐड किया जा सकता ना सब्ट्रैक्ट किया सकता। जी सर जी। तो वहां तक अगर हम रखें तो वहां पर उन्होंने 39 के बारे में बात कर रखी है। जी क्या 39 में एनुअल रिटर्न आता है? सवाल यहां से शुरू होगा, क्या 39 में एनुअल रिटर्न आता है? तो 39 में 3 आता है, और इस समय जो हमारी प्रैक्टिस में प्रिवेल कर रहा है 3B है। जी तो 3B में उसको क्लेम करना चाहिए था। क्लेम जी वो जी 17-18 का था, तो उसको लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या 30 अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल कर देना था। नहीं, अभी लेटेस्ट डेट आई है सर, हाँ नवंबर 30 ऐसे कुछ कोई आई हुई है हाँ 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 कि तब तक अगर वो क्लेम कर लेगा कोई भी हाँ हाँ 17, 18, 18, 19, 19, 20 हाँ का, हाँ। तो ये माना जाएगा। तो लेकिन अगर 2021 तक, 30 नवंबर 2021 तक उसने जी 3B में इसको क्लेम नहीं किया है, जी तो हमारे इस पर हमारा जो सर्कुलर है बिल्कुल मम है। इस पर हमारे ख्याल से नहीं दे पाएगा, जो अथॉरिटी है वो नहीं दे पाएगी जिस अथॉरिटी के अगर सामने आप जाएंगे, क्योंकि वो इसके यही पहले, कहेगा कि जी स्टैट्यूट हमको परमिट नहीं करता। जी जी, वो जी डेट जो आई हुई है सर, उसके पहले ही उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। 74 की कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी करेक्ट। और उसने जो है 9 फाइल करके एनुअल, क्योंकि जो एनुअल वो फाइल आईटीसी क्लेम करने का है, हाँ हाँ उसमें ये है कि पहले वाले में था सितंबर आर एनुअल रिटर्न विच जी, इज बिल्कुल सही। अर्लियर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो नहीं, अगर उसमें यानी, भी यही था कि उस जी समय तक उसको 3B अपना संशोधित कर देना था। उसमें भी ये नहीं था कि एनुअल रिटर्न में आपको दिखा देना था, 3B में आपको संशोधन लाना ही लाना था। जो डेट, लास्ट डेट दे रखी गई थी, वहां भी यही था
कि अब 39 सर में अभी ही तो आपको करना था? ये तो अब आया है, उस समय तो था नहीं, ये तो बैक डेट से देते हैं, अगर आप कर चुके हो तो। अब हाँ बताइए नहीं, आदमी नहीं किया बिल्कुल हो सही है, कि न बिल्कुल किया सही हो। आप बात कर रहे हैं। तो ये तो समस्या अभी खड़ी होगी। ये ये तो अभी इनको अब करना था कि अगर आपने ऐसा किया है तो अब फला तारीख तक कर लीजिए, जैसे इन्होंने 128A ले आए हैं। देखिए, हम लोग यहाँ बैठ करके पॉलिसी मेकर्स के निर्णय पे सर सर हाँ, सर चर्चा करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी बात यह है सर कि मान लीजिए किसी ने जो है 73 के आर्डर के पास होने के पहले ही उसने टैक्स डिपॉजिट कर दिया, हम्म। खाली पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगा हुआ है सर, उसके लिए वो अपील में है। हम्म। तो क्या इसका 128A का लाभ मिलेगा उसको? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो टैक्स जमा कर दिया है जी। वो तो नहीं मिलेगा वापस। वो तो क्लियर तो कट सर उसमें लिखा हुआ है। वापस नहीं लेना है। आपको कहना है कि आपका कहना है कि हम उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगी हुई है जी। उसकी क्या सूरत होगी। हाँ सर बिल्कुल। तो उसके लिए भी इस सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा गया है, ना नोटिफिकेशन में है ना सर्कुलर में है। जी ये टैक्स उसने अपना मानते हुए उसने जमा कर दिया है। लेकिन हमारे ख्याल से जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जब वो टैक्स ही नहीं रह गया, जब जी उसने जमा कर दिया और उस जी। पीरियड में जमा कर दिया, जिसने नहीं जमा किया उसको भी सरकार माफ हाँ कर, सर बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे सर। ख्याल से नहीं देना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये लाभ आपको कोई असेसिंग अफसर के लेवल पे मिल पाए। जी नहीं, तो अपील में तो आई है सर, अपील में तो ये मुद्दा आ ही गया। अपील, और अभी अपील और सेकंड अपील दोनों जी ही स्टेच्यूट से चूंकि बंधे होते हैं, जी इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हमको लगता है इसमें थोड़ा और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, जो हमारा अपना हमको अभी लग रहा है। हाँ, कोई लाभ दे दे तो बात अलग थी। जी। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो आर्डर्स हो गए हैं लेकिन वो अपील में नहीं है, हाँ अपील में अभी नहीं गए हुए हैं, हाँ हाँ चाहे उस पर टैक्स इम्पोज है और चाहे टैक्स नहीं इम्पोज है, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ही है। हाँ तो हाँ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी पे तो अभी आपने क्लियर कर ही दिया। लेकिन हाँ। अगर मान लीजिए किसी का टैक्स लगा हुआ है, टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी सब लगा हुआ है, और लेकिन उसकी अपील नहीं हुई है। अपील नहीं हुई है तो कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन, जो आपका पोर्टल है कॉमन पोर्टल, उस पर आप डालेंगे सर्विसेज में जाकर के कि, और उसके सामने अपना ये रखेंगे कि ये अब न्यू अमेंडमेंट आया है, इसके लाइट में अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती है, कृपया इस आदेश को संशोधित कर दे, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन नहीं, उसके। वो एसपीएल 02 जो 1 या 2 जो आएगा उसको एपीएल नहीं वन तो अपील के लिए लागू होगा। देखिए, एसपीएल आपको 01 सर। वो तो अपील के लेवल पे लागू होगा। जो एसेसिंग अफसर के लेवल पे लागू होगा वो जी आपका होगा। एसपीएल 01 है सर। सर ये SPL 01 की बात कर रहे हैं, स्पेशल जो हाँ आया है हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ SPL 01 की बात हो हाँ, रही है, एसपीएल, हाँ ठीक है, जी ठीक, हाँ 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 हाँ। जी। तो अगर एसपीएल, अपील नहीं हुई है सर, मान लीजिए हाँ हाँ किसी ऑर्डर की अपील नहीं हुई हाँ है, हाँ 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 तो वो एसपीएल 01 में उसको अप्लाई किया जा हाँ सकता है। हाँ हाँ। उसका ये है कि आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए, सर्विसेज में जाइए, यूजर सर्विसेज में जाइए, माई एप्लीकेशन में जाइए जी और माई एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कीजिए इन एप्लीकेशन टाइप फील्ड एंड देन क्लिक न्यू एप्लीकेशन बटन। ठीक है, जी इस तरह जी से करेंगे तो ये वहां पर हो जाएगा। जी जी जी। इस सर्कुलर को भी एक बार देख लीजिएगा, हमारे केवल बताने पर ही ना रहिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा इसको समय को देखते हुए थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि वो कोई अपील से एक्सपार्टी हो जाता है, कोई अपील एक्सपार्टी हो जाती है, लेजर हूँ हेलो। रिव्यू में आरटीसी गई है, आरटीसी क्लेम किया गया है, तो अब हो जाएगा, सर्कुलर आ गया है, ठीक ना? फिर से बताएं। हाँ सर। तो हमको कैसे क्लियर होगा कि जो 17-18 की आरटीसी हम लिए हैं और 18-19 की आरटीसी लिए हैं, तब आरटीसी कोई दिक्कत
आपको कैसे ये पता चलेगा? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं पाया। अमरीश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने तो हैंड रेज करके आपको बताना है। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो जी हेलो, जी अमरीश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आईटीसी हमने ले लिया है 19-20 का, अरे 18-19 का, 20-21 में। मैं रूल चेंज करता हूँ सर उसमें हेलो ओके ओके हाँ सर। सर, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, जी बोलिए सर। ओके सर। हमने आईटीसी 18-19 का असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 में एडजस्टमेंट किया है, जी ले लिया क्लेम है किया, जी। तो क्या मान्य होगी? हाँ, इसके लिए लेकिन देखिए, अब तीनों सूरत सूरत में से कौन सी सूरत आपके साथ है? आपको केवल इंटीमेट हुई है अभी, या आपके खिलाफ नोटिस इशू हुई है, या नोटिस इशू हो गई, डीआरसी है? 01 जारी हो गया है। हैं? डीआरसी 01 20 अक्टूबर को, 20 नवंबर को जारी हो जारी गया? हुआ है। अपील की है आपने? नहीं। हाँ, तो आप असेसिंग अथॉरिटी के सामने वही SPL 01 जो एप्लीकेशन है वो जी दें कि ये नया अमेंडमेंट आया है और इसके जी लाइट में अब हमारा ऑर्डर रेक्टिफाई। लेजर कौन कौन सा है? ठीक सर। क्रेडिट लेजर। एडवोकेट रमन सिंह साहब ने बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है, प्लीज और लोग म्यूट कर लें। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक नोटिस आया 74 में, जी आ, वो बोल रहे हैं कि आपके सप्लायर के जो सप्लायर हैं वो कैंसिल्ड हैं या कुछ और उनमें समस्या है, तो इस वजह से आपको रिवर्स करना है। जी और सर जो हमारा इमीडिएट सप्लायर है वो अब भी एक्टिव है और चालू भी है और उसने रिटर्न भी सारे फाइल किए हुए हैं। और हमारी तरफ से 16/2 की पूरी कंडीशन भी पूरी है, सारी जो भी है जी। तो इस कंडीशन में चाह रहा था कोई जजमेंट है सर जो सप्लायर के बिहाफ पे भी हुआ हो, ऐसा कुछ? देखिए, ये जो जजमेंट हमने 3 दिए थे, वैसे तो दर्जनों जजमेंट हैं हाँ जिसमें जी सर। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो तो सप्लायर से भी पूछा जाए, सप्लायर से भी मांगा जाए। हाँ तो सर, देखिए सप्लायर तो हमारा एक्टिव है। एक मिनट 16 जी 4 सर, का इशू नहीं है आपका, 16/2 का। 16/4 के बियॉन्ड है, क्योंकि जी 16/4 का मामला नहीं हो, आपने लिया और आपने प्रॉपरली शो भी किया। ये जी, मामला आपका 73 या 74 में कहीं पूछा जा रहा होगा, या 61 में आपसे पूछा जा रहा 74 में होगा, सर। है ना? 74 में सर। 74 74 में में। पूछा जा रहा है, तो वो अलग मामला है, वो इससे रिलेटेड मामला नहीं है। इस पे आईटीसी के दर्जनों जजमेंट हैं जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आप चले आए, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप यहाँ चले आए, यहाँ जी जी मामला चला आया, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है, ठीक है आप दोनों से वसूल सकते हैं, हम भी हम्म मानते हैं कि ये कंसेशन है, ये राइट नहीं है, लेकिन कम हम्म। जिसने डिफॉल्ट किया, जो आपके पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ही ने हाँ उसको रख रखा है, तो हाँ उससे क्यों नहीं सर। पूछताछ की? जी 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 सर, इसमें जो मेरा इमीडिएट सप्लायर है वो तो एक्टिव है, उसने पे भी हाँ, 3 भी जमा कर दिया। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ, ऐसे अरे 9 9 10 10 सीरीज पूरे पुराने तक जा रहा है, वो इशू है, बिल्कुल है। अच्छा अच्छा। अब देखिए, वो सब समस्याओं का हल हमको लगता है जब ट्रिब्यूनल्स हमारे वर्क करने लगेंगे तो जी सर। शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर एक ओके को सर। हाई कोर्ट जाना हर एक के लिए संभव नहीं था, बहुत दिक्कत था। हम्म। हाँ, ओके सर। संजय भटनागर थैंक यू सर। साहब यहाँ हैंड रेस किए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन था जो प्रैक्टिकल, क्योंकि आप सर विभाग से हैं, जी आप विभाग के मुखिया रहे हैं सर। जी जनरली ये है कि देखिए, ये एक्ट के अंदर जब हुआ कि 17 18 18 19 19 20 में बहुत सी चीजें हुई कि यदि आईटीसी प्रॉपर क्लेम करी, आईजीएसटी की जगह उसने एसजीएसटी और सीजीएसटी में कर ली, या उसका वाइस वर्सा हुआ, हम्म उसके असेसमेंट हुए सर 22 23 में, 23 24 में सर। हम्म हम्म अब क्वेश्चन क्या है कि वहां पर जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है वो कहता है आपने आईटीसी गलत हेड में क्लेम करी है, हम्म तो आप उसके लिए लायबिल नहीं है, वहां वो रिवर्स कर देता है सर। और जहां पर वो शॉर्ट हो गई, जैसे आईजीएसटी की हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी में ले ली, तो हम्म आईजीएसटी में तो दिखाई नहीं देगी सर वो, हम्म हम्म और इधर तो उन्होंने वो रिवर्स करा दी सर हमसे।
डिमांड ले ली, तो सर अल्टीमेटली यदि इंटर एक्सचेंज चेंज में होता है तो प्रैक्टिकली यदि आप व्यापारी उसको रिवर्स करके जमा कर देता है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, तो जो रेस्ट जो उसकी कंज्यूम हो गई या एडजस्ट हो गई गलत हेड से, उसको कैसे है, कहाँ उसका क्या होगा, वो तो फोरफिट हो गई। अच्छा, आप मेरा क्वेश्चन समझे सर थोड़ा सा, या मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको कोई? नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि वो जो इस पर्पज के लिए सेक्शन 77 बना हुआ है सर वो आउटपुट सप्लाई पे है सर, हाँ आउटपुट सप्लाई के लिए सर, हाँ हाँ वो सर इन्वर्ट के लिए नहीं है। हाँ सर हाँ मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी यदि पोर्टल पर 10,000 रुपए की आईजीएसटी थी और 5,000 रुपए की सीजीएसटी और आईजीएसटी थी सर, मैंने गलती से 5,000 रुपए की आईजीएसटी कर ली और 5,000 रुपए की मेरी आईजीएसटी थी वो आईजीएसटी और सीजीएसटी में ले ली, वहां 7.5 हो गई, यहाँ 5 रह गई। मैंने अपनी आउटपुट लाइबिलिटी से एडजस्ट कर दी, सपोज दैट मेरी स्टेट में लाइबिलिटी थी 10,000 रुपए की, तो मैंने 7,500 रुपए एडजस्ट कर ली, 2,500 रुपए कैश लेजर से जमा कर दिया। डिपार्टमेंट जब असेसमेंट कर रहा है मेरा 17-18 का या 18-19 का 22-23 में आकर, तो डिपार्टमेंट कहता है कि सर आपकी प्रॉपर जो आईटीसी थी वो तो 5,000 ही थी, आपने 2,500 गलत ली, वो आपकी थी आईजीएसटी की। तो इधर तो वो कहता है आपने ज्यादा एक्सेस आईजीएसटी करी तो 2,500 रुपए रिवर्स करिए विद इंटरेस्ट। यदि प्रॉपर अपनी गलती मान के व्यापारी कर भी देता है तो वो आईटीसी तो उसकी गलत क्लेम हो गई ना, उधर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया 16/4 का आईजीएसटी में क्लेम करने का। नहीं, 16/4 में खत्म हो गया, ये बात नहीं समझ में आई कैसे सर अल्टीमेटली अब वो कहां से करेगा, यदि वो इधर रिवर्स कर रहा है, या तो अधिकारी को ये होना चाहिए कि इंटर एक्सचेंज कर ले, आईटीसी तो ले ली ना, उसकी जेन्युइन आईटीसी थी, और आईजीएसटी से हम एसजीएसटी की भी आईटीसी एडजस्ट कर सकते हैं और सीजीएसटी की, या वाइस वर्सा, ये भी हो सकता है सर, दोनों का इंटर एक्सचेंज है। तो ये विभाग क्यों नहीं मानता इस चीजों को, क्यों रिवर्स कराता है? हमारे इनपुट क्रेडिट तो है ही ना, 16(2) की कंडीशन में मैंने क्लेम तो किया ना, ये तो डिपार्टमेंट ने या उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर के लिए तो डिफाइन किया, आईजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी अपने शेयर के लिए। इसमें व्यापारी की क्या गलती, यदि उसने आईजीएसटी की गलती एसजीएसटी में ले ली और आउटपुट लायबिलिटी से अपने को एडजस्ट कर रहा है, तो डिपार्टमेंट वो गलत कहाँ है, जो विभाग कराता है उसे सर। लेकिन नहीं, ये जो जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल अपनी जगह है, ये एक डिबेट की बात है, लेकिन ये कहीं से इस पर 237 जो हमारा जो सर्कुलर है या नोटिफिकेशन है इस पर कोई बात कह नहीं रहा। यहाँ तो सर कहीं कोई है नहीं प्रोसीजर सर इसमें। हाँ हाँ, सही बात सही बात। सर हमारा ये है कि यहाँ पर डबल, यहाँ आईटीसी लाए थे कास्केडिंग इफेक्ट के लिए सर, बिल्कुल ठीक है, और यदि दो चीजें अलग हो गई, रॉन्ग हेड के अंदर क्लेम करना कोई क्राइम नहीं है सर, इट इज ए ह्यूमन मिस्टेक, लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट नहीं किया गया रजिस्टर्ड व्यापारी को, तो ये मेलाफाइडी तो है नहीं, बोनाफाइडी मिस्टेक है सर। तो डिपार्टमेंट के पास जो प्रेशर होता है या अधिकारियों का होता है, अधिकारियों को ये चीज समझनी चाहिए ना सर, इंटर एक्सचेंज ही तो है, और कोर्ट ने काफी जजमेंट में ये किया कि अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी तो पूरी कर रहा है। ओके, भर दो ट्यूब, कल भरवा दें यार प्लीज। और लोग अपना माइक बंद कर लें। संजय भाई साहब, हमें ऐसा लगता है कि आप जो समस्या ये आ रही है जी सर, क्योंकि हम 100% सिस्टम पर हैं जी, और सिस्टम जहां पर जो चीज देखता है, जो चीज जहां लिखी जानी चाहिए उसके अतिरिक्त कोई चीज नहीं सोचता। कुछ तो ये समस्या है, और कुछ हमको लगता है इनिशियल ईयर्स में कुछ ना जानकारी की समस्या है जिससे ये बातें उठ रही हैं। हमारे सुधीर साहब बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं सर, उनसे पहले पीके जी बैठे हुए हैं बहुत देर से हैंड रेज। हाँ, पीके साहब पीके जी हैंड रेज अपना अनम्यूट करिए। पीके साहब हैंड अपना अनम्यूट करिए। पीके साहब के नाम से जो है आईडी, हाँ हाँ बोलिए सर। सर नमस्ते सर।
नमस्कार सर, बोलिए हेलो सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे DRC 07 में ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद प्री डिपॉजिट कर दिया हम्म 10%। हम्म तो अब ये रिफंड जो है, ये कहाँ से, वहीं रिफंड में जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? 10 में मतलब आप 10% जमा करके अपील में जा चुके हैं? नहीं, अपील में नहीं गए थे, सिर्फ 10% जमा कर दिया था। तो 10% मतलब किस हिसाब से जमा किया होगा आपने? अपील में जाने वाले थे तो ये नोटिफिकेशन आ गया। तो मुझे लग रहा है भैया भी बता दें। अपील में तो फिर तो हमारे ख्याल से आप अपील से ही इस ऑर्डर को रेक्टिफाई कराई, क्योंकि 10% जमा करते हुए अपील में आप इसको मेंशन करते हुए अपने अपील मेमो में ये एक एडिशनल ग्राउंड मेंशन कीजिए और वहां से उसको रेक्टिफाई कराइए। और अपील का टाइम निकल गया हो सर, तो हम्म फिर क्या करें? तो ये अमाउंट तो आपका एक्सेस ही रहेगा ना? हाँ, एक्सेस है ना ये तो अमाउंट। एक्सेस अमाउंट है तो 54 में इसका रिफंड हो जाना चाहिए, एक्सेस अमाउंट अगर आपने जमा कर रखा है। और सर, ये अपील में जो, जैसे अपील में चले गए हैं जिस केसों में, हाँ, तो अपील में कैसे वो हियरिंग देंगे कि हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगी मैनुअल इसको? आप एडिशनल ग्राउंड का अगर पोर्टल अलाउ कर रहा हो तो एडिशनल ग्राउंड इसमें लगा दीजिए। वैसे तो उन्होंने अपीलेट ऑफिसर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है नोटिफिकेशन के हिसाब से कि उनको करना है इस काम को। सेफ साइड के लिए आप अपना अगर कोई आपको कोई स्थान मिल रहा हो तो आप एडिशनल ग्राउंड लगाते हुए और इसके आधार पर बेनिफिट ले लीजिए। ठीक है सर, ओके, थैंक जी सर सपोज दैट किसी व्यापारी का 17-18 या 18-19 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, जी। फर्स्ट अपील से भी वो कैंसिल हो गया, वो हाई कोर्ट से आज की डेट में डिसाइड होता है या आज हम्म से 2 महीने बाद डिसाइड होता है। हम्म। तो जो 16/6 की कंडीशन है कि डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन के अंदर यदि वो अपने सारे बैलेंस रिटर्न फाइल करेगा हम्म और आईटीसी क्लेम कर लेगा, तो जो हम्म जब वो अपनी रिटर्न्स फाइल करेगा तो जो उसकी आउटपुट लाइबिलिटीज है हम्म वो उसके सप्लायर की रिसिपेंट होगी, जिसको हम्म सप्लाई किया वो गुड्स। हम्म आज की डेट में तो उसका नहीं दिखा रहा होगा, तो जब डिपार्टमेंट उस व्यापारी का यानी रिसिपेंट जो उसका जिससे उससे माल लिया है उसका हम्म असेसमेंट करेगा, तो कैंसिलेशन की जगह पे वो कहेगा इसकी आईटीसी नहीं दिखाई दे रही, और हम्म आईटीसी के अगेंस्ट में वो उनसे जमा करा लेगा। और जब हम्म। वो फाइल करेगा तो उस आईटीसी का क्या होगा? हाँ नहीं, देखिए आपका क्वेश्चन वैसे ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो प्रैक्टिकल सकती है है। सर। हाँ हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, ऐसी सूरत हो सकती है। तो क्या उस कंडीशन में सर कभी जमा कराया है यदि किसी रिसिपेंट में, तो क्या वो रिफंड के लिए क्लेम करेगा जब आईटीसी रिफ्लेक्ट होने लगेगी? देखिए उस पर भी हमको लगता है अभी इसमें तो कुछ कहा नहीं है, जी आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक दो मामलों में जिनमें रिस्टोर किया था उसमें भी उन्होंने लास्ट पैरा में बड़ा डिटेल्ड लिखा। उन्होंने लिखा कि ये रिस्टोर तो किया जाता है। अब मैं एकदम से जजमेंट मुझको नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल। रिस्टोर तो किया जाता है लेकिन कंडीशंस बहुत सारी लगा दी। जी रिस्टोर करने के बाद वो इतने दिन के अंदर वो 3B जमा करेगा और इतने दिन के अंदर ये करेगा। लेकिन साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी किया, स्टेट के ऊपर भी स्क्वायरली ये जिम्मेदारी डाली कि जीएसटीएन से वो ये व्यवस्था कराए कि वो अपना रिटर्न भर ले। लेकिन उसका क्या होगा जिसने उससे खरीदा होगा, जी है ना, वो मतलब उसका जो फर्दर रिसिपिएंट है उस बंदे का क्या होगा। सर, उस पर तो डबल पेनल्टी हो गई ना, एक तो उसने उसको हाँ भी टैक्स दिया और हाँ बाद वो में तो डिपार्टमेंट ने उसको कह दिया कि आपकी आईटी से हाँ नहीं दिख रही है, हाँ हाँ हाँ। तो इन्हें अब मान लीजिए एलिजिबल अगर मानते हुए ले लिया। अगर पीरियड लंबा बीत गया तो बेचारा अब तक जाने क्या क्या उसके साथ हो चुका होगा। जी जी जी, वही क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ हर्ष जी प्लीज। ठीक सर। अरे हर सर, जी हर सर। सर, एक सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, रजत अग्रवाल सर, बोलिए जो बोलिए। जीएसटी देखता है सर, वो उसके एक कुछ इशू था। रजत, तुम सुन रहे हो क्या? रजत अग्रवाल, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो।
हाँ रजत एक मिनट जरा। बोलिए रजत जी, क्वेश्चन पूछिए ना आईटीसी के ऊपर। क्वेश्चन सर ये है कि हमने आईजीएसटी क्लेम कर लिया सीजीएसटी एसजीएसटी के उस पर। सीजीएसटी एसजीएसटी के जगह आपने आईजीएसटी क्लेम कर लिया। क्लेम कर लिया जी। तो the department denied that the you have to claim the CGST SGST, you don't claim the IGST, but by mistake in the return we have claimed the IGST. इसमें बता दो अपील में भी है ना हम लोग। अपील में है सर ये। क्या सर रेमेडी हो सकती है, सर से पूछना है सर इसके लिए। देखिए इसकी रेमेडी 16(4) में तो नहीं है, क्योंकि 16(4) में तो ये है जिसका 3B में जिसने क्लेम ना किया उसको नहीं मिलेगी, अगर 30 नवंबर तक उसने नहीं क्लेम किया। और उसके ऊपर ये 16(5) लेके आए कि भाई अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक कर लिया क्लेम और इन 4 सालों से रिलेटेड है तो एमनेस्टी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई हेड अलग हो गया है, कोई हेड अलग हो गया है, तो मेरे ख्याल से 77 लागू होगा। 77 के सहारे आपको जो राहत मिलती होगी वो राहत मिलेगी। सर 77 के सारे आउटपुट का है सर, इनपुट का नहीं सर है। पाठक सर 77 आउटपुट सप्लाई के ऊपर है, टैक्स लायबिलिटी पे है सर। यहाँ में दीपक जी या रजत जी, आप अपील में यदि प्रॉपर आर्ग्यू कर देंगे तो वहां से आपको केवल रिलीफ मिल सकता है, असेसिंग अथॉरिटी के लेवल पे नहीं मिलेगा। नहीं अपील में ही है संजय भाई, ये अपील में ही है। हाँ तो अपील में आप आर्ग्यू करेंगे ना कि मेरे साथ यदि रॉन्ग हेड की वजह से हुआ, अल्टीमेटली मैंने आईटीसी तो क्लेम जेन्युइनली करी है। जितना अच्छा आप आर्ग्यू कर लेंगे उतना फायदा है सर। वैसे प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, क्योंकि इंटर हेड एक्सचेंज में कभी भी विभाग नहीं मान रहा। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ख्याल से कोई कहीं चेकबॉक्स आता है पर्सनल हियरिंग का, आता है सर। आप लोग ऐसे जितने भी मामले हैं जिसमें आपको लगता है कि आप आमने सामने बैठ करके बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, तो पर्सनल हियरिंग का कॉलम टिक जरूर कर दिया कीजिए। मतलब ये पीएस का तो आज हर जगह आने लगा है जी, पीएस तो आने भी लगा है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो अधिकारी है वो पीएच का राइट भी दे रहे हैं कि अगर आपको अगर लगता है कि अगर कुछ कहना रह गया है तो पीएच कर सकते हैं। नहीं देखिए नेचुरल जस्टिस का तकाजा यही है। सलेशर यूपी में भी है, सलेशर यूपी में भी है। जब आप अपील फाइल करते हैं तभी ऑप्शन पूछता है। नहीं हमारे अपील में जी पीएस हमारे मध्य प्रदेश में एससी लेवल से ही पीएच का ऑप्शन आ गया है जी। अगर रजत डाउट क्लियर हो गया ना? ठीक, चलिए अब अंकित गुप्ता जी हैंड रेज किए हुए हैं। अंकित गुप्ता जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर मेरा कहना ये पिछले जो सवाल अभी पूछ रहे थे रजत जी उस विषय में था कि गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो डिसवर्स लायबिलिटी पे जाता है, राइट सर? जो हम आउटपुट लायबिलिटी करते हैं टैक्स तो गवर्नमेंट उस पर चार्ज करती है ना, सेल पे। पीछे वाली पार्टी ने जो सेल करी उसने तो राइट हेड में रिटर्न फाइल करी है। गवर्नमेंट को टैक्स 77 के अकॉर्डिंग आउटपुट लायबिलिटी पे गया। अब मैंने इनपुट किसी भी हेड में लिया, लेकिन जो मेरा सेट ऑफ हुआ वो तो आउटपुट के अगेंस्ट हुआ। आई को सी से भी एडजस्ट कर सकते हैं और सी को एस आई से भी। तो यहाँ पे गलती कहाँ हुई इंटर हेड में, और अधिकारी क्यों नहीं मानेगा इस बात को? गवर्नमेंट का टैक्स का हक है डिसवर्स लायबिलिटी पे लेने का, वो तो उसको सही मिला। तो इसमें इनपुट वाले मैटर में इंटर हेड का मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप आईटीसी कंपैरिजन चार्ट एक आता है, आप उसको देखें, वहां पे अगर डिफरेंस वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट लगाएं। वहां पे वो डिफरेंस 0 दिखाएगा, क्योंकि वहां पे वो तीनों को एक्युमुलेट करके दिखाता है आईटीसी। सही बात जो आईटीसी कंपैरिजन चार्ट आता है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो डिसवर्स लायबिलिटी पे लेती है, ना कि इनपुट पे। पीछे वाले ने भी टैक्स सही हेड में जमा किया, हमारी रिटर्न में तो सही आ रहा है ना टैक्स। हमने केवल क्लेम करते समय इंटर हेड चेंज हो गया वो, क्योंकि उस समय 2A प्रॉपर नहीं था या 2B नहीं था। तो इसमें गलती नहीं आनी चाहिए कहीं, और ये अपील का मुद्दा तो है नहीं। अब तो चूंकि ये अपील में जा चुके हैं। नहीं क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ उस बात पे, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही जगह टैक्स लेगी ना आउटपुट पे। पीछे वाले ने सही जमा किया। लैपटॉप पे चल रही है। समस्या ये होती है ना, असेसिंग अफसर बहुत ज्यादा अपना विवेक, क्योंकि कई जगह एक तो रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया, बहुत लगाते नहीं।
लगाते पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं कोई हिलना चाहता उस जगह से। जितना उसने पढ़ा उतना सर ही। उनको सिर्फ इतना राइट है ना कि हमारा डिस्बर्स लायबिलिटी है वो सही होनी चाहिए, हम्म। तो पीछे वाले की तो सही जमा हो गई ना अंकित जी, गवर्नमेंट का। अंकित जी वहां क्वेश्चन है क्लेम, राइटली क्लेम, राइट हेड में क्लेम करना। असेसिंग अथॉरिटी कहता ये है कि सर आप एलिजिबल ही नहीं थे एसजीएसटी सीजीएसटी में क्लेम करने के लिए, जिसमें आपने सर क्लेम कर लिया। एडजस्ट तो मैं कर सकता हूँ ना सही, नहीं सर, एडजस्ट तो मैंने सही हेड में किया है ना, सेट ऑफ बिल्कुल जो सही किया है। बात है। यहाँ पर सर बात आ रही क्लेम ऑफ आईटीसी, प्रॉपर आईटीसी क्लेम करने की। आपने आईटीसी तो कलर सर नेट तो हेड मेरा, में नहीं करी। अगर आईटीसी ऑफसेट समरी में देखूंगा तो मेरे हिसाब से 0 आनी चाहिए वहां पे। सर बिल्कुल बात सही है, आप आउटपुट लाइबिलिटी पे जा रहे हैं। सर यहाँ पर बात आ रही है आईटीसी क्लेम पर। मैंने आईजीएसटी क्लेम करना था, मैंने उसकी जगह वो फिगर आईजीएसटी और सीजीएसटी में क्लेम कर ली। बिल्कुल, जहाँ के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, लाइबिल नहीं थी सर वहां का, तो वो ये कहते हैं वो पोर्शन जितना आपने उधर तो ले सर लिया claim कर लिया। एक हेड एक्सेस भी तो आ रहा है कौन सा? सर वो जो दैट इन्होंने। डिफरेंट थिंग, वहां तो वही तो वो कर रहे हैं। जहाँ एक्सेस आ रहा है वहां वो उसको रिवर्स करा दे रहे हैं, जहाँ शॉर्ट आ रहा है वहां पर आपको कंपोज नहीं करना दे रहे। ये नहीं सर वो तो असेसिंग प्रैक्टिकल। अथॉरिटी का विवेक है, लेकिन ऐसा एक्ट में तो कहीं लिखा नहीं है। सर एक्ट में कहीं नहीं लिखा। एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं हमारे आईटीसी से सर, वो ये कहते हैं कि आपने प्रॉपर आईटीसी क्लेम नहीं करी। आपने जितनी प्रॉपर आईटीसी आपकी 2A में शो हो रही है वही मिलेगी आपको। तो 2A में तो सर प्रॉपर हो रही है तीनों हेड में, अगर वो हम उसका। हाँ आईजीएसटी हेड में आ रही होगी ना सर वो। तो सर आईटीसी जो कंपैरिजन चार्ट ये आता है पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट की पोर्टल पे ही आ रहा है, ये वहां ओवरऑल तो आता है नेट सर, जीरो वहां आ तो गया ना। ओवरऑल टोटल लेता है सर वो वहां आईटीसी। तो टोटल 0 आ रहा है, तो फिर उसको तो भी चैलेंज कर सर सकते वहां हैं। पर ये आता है कि वो ओवरऑल इतनी लाइबिलिटी आई वो अवेलेबल थी आपकी आईटीसी ओवरऑल हाँ 3 तो कलर में, मगर अवेलेबल आपको थी। जो क्लेम करना है वो प्रॉपर हेड में क्लेम सर करना वो दिखाता है 3B और 2A, 3B और 2A है। का दिखाता है उसका चार्ट। कंपैरिजन की बात कर रहे हो सर? हाँ कंपैरिजन 3B और 2A मैं का दिखाता यहाँ है वो। पर क्लेम ऑफ आईटीसी की बात है सर। आईटीसी को प्रॉपर करना है, प्रॉपर हेड में क्लेम करना है, जिसका ये फायदा उठा रहा है डिपार्टमेंट सर। सॉरी अमित टू पाठक सर। मैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अमित देखिए, अमित खंडेलवाल जी का कहना है कि चार्ट 4 चेक करिए टैक्स लायबिलिटी का। जी अमित खंडेलवाल जी बोल रहे हैं कि चार्ट 4 चेक करिए टैक्स लायबिलिटी के लिए। तो सर मेरी लाइबिलिटी की बात कहाँ आ रही है? मेरे तो क्लेम जो मेरा राइट है आईटीसी का वहां बात है, वहां मेरा अब गलत वो हुआ है, इसलिए वहां हमें पर नहीं मिल रहा सर। लाइबिलिटी की कहीं है ही नहीं, लाइबिलिटी तो डिपार्टमेंट ले ही लेगा आपसे सर। वहां बात ये आ रही कि आईजीएसटी की आपकी आईटीसी थी जो आपने एसजीएसटी में ले ली, वहां तो आपसे छूट गई आईजीएसटी के हेड में, और एसजीएसटी के हेड में आपने गलत ले ली। तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उससे रिवर्स करा लेता है आपसे। इस गलती की 2 जगह सजा आती है सर, बस ये है कि बात मेरा ये है। भाई अब किसी को भाई जरूरत है आप कि अगर लोगों ने किसी पूछने का। बहुत हमको धैर्य से सुना, जबकि हम एक चीज बार बार रिपीट करके आपको बता रहे थे। तमाम सारे लोग सब आईटीसी को इतने दिन से सुन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सर कभी आपको नहीं सर धन्यवाद मौका हमें मिला। है देना है सर आपका, सर आप नहीं, मैं धन्यवाद दी सर, हाँ, आपका तो आशीर्वाद हमें मिला है सर सबको। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र वाधवा साहब प्लीज आज का वोटर थैंक्स करें सर का। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रगान के समय सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा सब लोग। थैंक यू सर। सर्वप्रथम माँ शाकुंभरी की नगरी सहारनपुर से सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सर मैं इससे पहले कि धन्यवाद दूं, मैं सर के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। तस्वीर बनाकर तेरी आसमान पर टांग आया हूँ, तस्वीर बनाकर आपकी आसमान पर टांग आया हूँ। लोग पूछते हैं आज चांद इतना बेदाग क्यों है। अरे वाह, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल श्री अनिल पाठक जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर आज आपने अपनी मधुर वाणी से इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बड़े ही सरल तरीके से हम सबका ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए सर हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। सर आपके सरल स्वभाव से सभी अधिवक्ता भली भांति परिचित हैं। सर मेरा सौभाग्य है कि जब आप सहारनपुर पोस्टेड रहे तो
आपसे टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 पंक्तियां आपके लिए और कहूंगा। जब तक आपसे ना मिले थे सर, जब तक आपसे ना मिले थे तब तक हम सोचते थे कि फरिश्ते बड़े हैं। सर जब आपसे मिले तो देखा कि आपसे मिलने तो फरिश्ते भी लाइन में खड़े हैं। आज की वेबिनार के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, वेबिनार के प्रथम भाग के सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्ग जी का, और विशेष रूप से हम सब के आदरणीय हर्ष शर्मा जी का, महामंत्री उपकाश श्री प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर श्री रविंदर खरे जी का। सर आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वेबिनार में उपस्थित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी से निवेदन कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, काहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Yes, सर sir. बहुत बहुत एक आपका हार्दिक धन्यवाद। क्या हाल है ऋषि भाई साहब? एक सर मिनट बढ़िया। सर, जी एक कैसे हो ऋषि भाई अभी साहब? जी जी चोपड़ा साहब बोलिए, जोधपुर से बोल रहे हैं सर, पीएम चोपड़ा साहब जोधपुर से हैं, हाँ यार, राजस्थान से। थोड़े दो महीने से अपसेट था, अटेंड कम किया, आज फिर हिम्मत करके वापस शुरू किया, तो थोड़ी मैडम की तबीयत गड़बड़ थी, अब ठीक हो गई है। नहीं, कोई बात नहीं पाठक सर, वहाँ के वन ऑफ द लीडिंग एडवोकेट है सर, वहाँ से चोपड़ा साहब। अरे वाह, सब आपकी मेहरबानी है। नहीं सर, मैं तो दिल्ली है ना सर। हरीश जी, ये साला रियोकेशन पे ये लोग कह रहे हाई कोर्ट जाओ, हमारा चीफ कमिश्नर वगैरह कहता है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए। मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देयर इज नो नीड टू गो टू हाई कोर्ट, cost is very high. So I told him that you have to issue a circular of all the chief commissioner of the India, right now? जी यार what is the use of high court? वो क्या for the time board purpose high court ने लिख दिया है, you decide without the follow the time limit, then why you not follow? High court decision is binding, there are so many decisions done, but actually they are unable to understand यार, practical thing is that। और कैसे आप ठीक हो? सब मिला के अच्छे सब आशीर्वाद सर, बिल्कुल बहुत आइए। अच्छा लगा आपका आज आप आए बहुत दिन बाद। वेलकम। इस बार जीएसटी काउंसिल हमारे जैसलमेर में हो रही है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नहीं आएगा। नहीं पक्का आएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।